तो है गाइस व्हाट्सअप तो लेकर आ गया हूँ एक नई मांगा को लेकर। तो ये मांगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें अपना मेन कैरेक्टर टाइम ट्रैवल करके वापस जाता है। उसे अपने एनिमीज़ के बारे में अच्छे से पता होता है कि एनिमीज़ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और वो उसी हिसाब से खुद को तैयार करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमें बैटल फील्ड पर दिखाई जाती है जहाँ पे अपना हीरो रोनिंग वो पूरी तरीके से होता है। उसके सारे कंपेनियंस मारे जा चुके होते हैं और वो वहाँ पर बिछी हुई लाशों को देखते हुए कहता है कि देखो तो जला, उन बंदों ने हम सबको मार डाला है। और वो उन सबको कोसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जान जो कि अभी भी अधमरा पड़ा होता है वो कहता है कि ये सिर्फ बस शुरुआत है। जिसको सुनकर अपने रोनन की नज़र उसकी तरफ आती है, लेकिन उसी के साथ वो जान फिर से कहता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। जिसको सुनकर रोनन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि इसी जांट ने उसके सारे कंपेनियंस को मार डाला होता है। और वो गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक सांसें कैसे ले रहे हो। और हमें दिखाया जाता कि रोनन उसी के ऊपर चढ़ जाता है और उस जांट की भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है। और हमें इस जांट के बारे में बताया जाता है कि ये जांट आयुते होता है जो कि आगे आने वाली कहानी का मेन विलन होने वाला है। और ये उन्हीं 3 जांट्स में से लास्ट जांट होता है जो कि सबसे पहले धरती पर आए हुए होते हैं। कहानी में बताया जाता कि कैसे ये 20 दिनों पहले एम्पायर में न जाने कहां से आ चुके थे और ये चारों तरफ तबाही मचाने लगे होते हैं। और इसी वजह से इनमें इतनी बड़ी जंग हो चुकी थी, जिसके साथ अपना रोनन उससे लात मारते हुए कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अब ये देखकर आयुते उसे कहता है कि लगता है कि तुम डर नहीं रहे हो और मुझे लगता है कि मैं अपने क्रिएटर के पास बहुत जल्द जाने वाला हूँ। लेकिन ये देखकर रोनन उसे और बोलने लगता है कि तुम भी बहुत जल्द अपने फ्रेंड्स के पास चले जाओगे, जैसे तुम्हारे मैंने दोनों फ्रेंड्स को मारा है, जिनमें से एक फ्रेंड्स को तो उसने ड्रैगन के द्वारा मरवा दिया होता और दूसरे तो एक ओल्ड मैन रोनन के द्वारा सील करवा दिया गया होता है। इस्तेमाल करते हुए कहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारे दोस्त मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर आयुते उससे कहता है कि बच्चे तुम खुद से सारी चीज़ें मत कंक्लूड कर लो, ये तो बस शुरू हुई है और तुम्हें अभी और कुछ देखना है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी एरोगेंट होने के लायक हो। और वो उससे पैरों से प्रेस करने लगता है और वहाँ पर वो उसे मार डालता है। जिसके साथ यहाँ पे ये कहानी भी ख़त्म होती है, लेकिन वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने कंपेनियंस को देखने लगता है और कहता कि चलो मैंने इन तीनों को तो मार दिया, लेकिन क्या बदलता है, मैंने सारे बंदों को खो दिया। वो अपने कंपेनियंस को याद करने लगता है कि कैसे वो मारे जा चुके हैं, कैसे वो हम लोग हंसी खुशी जी रहे थे, लेकिन ये सभी अभी लाशों के ढेर में समाये हुए हैं। और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि सब मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो पुकार रही होती कि क्या यहाँ पे कोई है। जिसको सुनकर वहाँ पे अपना रोनन उसके पास जाता है क्योंकि वो आवाज़ उसे सुनी सुनी लग रही होती है। और जैसे ही वो उस आवाज़ के पास जाता है तो वहाँ पे एक लड़की मौजूद होती है जो कोई और नहीं एडिसन होती है। एडिसन वहाँ पर कोई और उसकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती, बल्कि ये ग्रैंड मार्शल होती है उसकी की पूरी आर्मी की, जो अभी तक सरवाइव की होती है, लेकिन उसके हाथ कटे हुए होते हैं। अब यहाँ पर रोनन उसको देखकर खुश होता है कि चलो ये जिंदा तो है, क्योंकि इसने इसी के साथ बैटल फील्ड में कई जंगें लड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर वो उससे उसका हाल चाल पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हो रहा है और तुम इतनी बुरे हालत में कैसे हो। जहाँ पे उनमें अपने ही ऐसे ही बातें होने लगती है और एडिसन उससे पूछती कि क्या आयुते मारा जा चुका है। तो यहाँ पर रोनन कहता कि हम उसे मैंने अभी ही मारा है, उसकी बॉडी ज़्यादा दूर नहीं है। इसको जानकर एडिसन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अपने रोनन का शुक्रिया अदा कहती है कि तुम बहुत अच्छे काम किए हो। अब रोनन भी उसके साथ ही बैठ जाता है और वो वहाँ पे कहा था कि वेल ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मुझसे एक फेवर कर सकते हो। तो रोनन उससे सिर्फ इतना ही कहता है कि जितने भी बंदे मारे गए हैं उन्हें प्रॉपर बोरियल मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे ये सभी बातें हो रही थी, दोनों काफ़ी यहाँ जख्मी थे, उनमें ऐसे ही डिस्कशंस होने लगती है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो सब खुश हो रहे थे कि अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है,
युद्ध समाप्त हो चुका है। तो वहीं पे एडिसन अपने रोनन से ये भी पूछ देती है कि बताओ, अगर यहाँ पर तुम्हारी कोई इच्छा होती, अगर तुम सरवाइव कर जाते तो तुम्हारी क्या इच्छा होती, तुम क्या करते। तो रोनन वहाँ पे जवाब देता हुआ कहता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने को थी, जो कि एक तो मैं एकेडमी में पढ़ना चाहता था। अब ये सुनकर एडिसन कंफ्यूज हो जाती है कि तुम एकेडमी क्यों जाना चाहते हो। तो अपना रोनन बताता है कि मैं एकेडमी इसलिए जाता चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे सिस्टर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एकेडमी में जा सकूँ, लेकिन ये सभी इन जायंट्स की वजह से हुआ कि मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए थे। जिसके साथ वहाँ पर अपनी एडिसन उससे कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमें दूसरे सर्वाइवर्स को भी देखना है। तो वहाँ पर रोनन कहता है कि स्टॉप इट, मैंने ऑलरेडी देख लिया है, सारे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन उसी के साथ वहाँ पे एक अलग ही रोशनी होती है, बादल क्लियर होना शुरू हो जाता है और बारिश भी खत्म हो जाती है। इसको देखकर वो सब कहते कि क्या स्टॉर्म खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें दिखाया जाता कि तभी वहाँ पे एक ब्लैक बारिश होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे धरती कांपना शुरू हो जाती है। जिसको देखकर अपना रोनन और एडिसन कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो आसमान में देखते क्या है कि वहाँ पे 8 पंखों वाला परिंदा आ चुका था, और वो एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में पूरे आसमान को घेरे हुए होते हैं। जिसको देखकर अपना रोनन कहता है कि आखिरकार ये सारे आए कहाँ से हैं और ये इतने सारे कैसे हो सकते हैं। जिसको देखकर अपनी एडिसन कहती है कि हो सकता है कि वो 3 जायंट्स सिर्फ शुरुआती थे और ये सिर्फ शुरुआत में अपने धरती को देखने के लिए आए थे, और ये अभी अपने पूरे आर्मी को ला ही नहीं थे। अभी यहाँ पर एडिसन को दिखाया जाता है जो इस चीज़ को देखकर अपने मन में कहती है कि मैं दोबारा से फेल हो गई। मतलब यहाँ पर वो पिछली बार भी ट्राई कर चुकी थी, वो एक बार और जंग लड़ चुकी है, लेकिन वो कैसे वो अभी हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पिछली दफ़ा भी मैं फेल हो चुकी थी, इस बार मैं भी कम्प्लीटली फेल हो चुकी और पूरी तरह से सदमे में जा चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे रोनन उससे कहता कि ग्रैंड मार्शल आप क्या कर रहे हो, जल्दी करो, अपने टेलीकिनेसिस की पावर्स को यूज़ करो और मुझे ऊपर भेजो, मैं अपने शॉट से उन पर नहीं पहुँच सकता हूँ, जल्दी करो ऊपर भेजो ताकि मैं उन पर अटैक कर सकूँ। जिसको सुनकर एडिसन कंफ्यूज हो जाती है और कहती कि क्या आखिरकार तुम उन्हें कैसे मार सकते हो, क्या हम उन्हें मारने वाले हैं, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो जबकि तुम पूरी तरह से थक चुके हो और तुम मरने के कगार पे हो। तो वहाँ पे अपना रोनन साहस में कहता है कि ऑफ कोर्स, आखिरकार कौन यहाँ पर बैठकर मरना चाहेगा, अगर मैं यहाँ पे मरने ही वाला हूँ तो मैं उनमें से कुछ को मार कर मरूंगा। अब ये देखकर अपने एडिसन को लगता है कि यार ये बंदा अभी मरने वाला है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद ये कर रहा है कि इसे दूसरों को मारकर इन सब से मरना ही है। मुझे लगता है कि यही ये बंदा है जो कि इन सब चीज़ को बदल सकता है और इसमें थोड़ी मोड़ी होप है कि ये सभी चीज़ों को चेंज कर सकता है। जिसके साथ वो अपने रोनन के पास जाती हैं और उसे मुड़ने को कहती है, लेकिन उसी के वक्त वो उसे किस करना शुरू हो जाती है। मतलब ये कोई रोमांटिक सीन नहीं है बल्कि ये कुछ और ही होता है। अब यहाँ पे किस करते समय एडिसन और रोनन के माउथ में एक ब्लू पेयर उसके माउथ में डाल देती हैं। जिसको देखकर अपना रोनन उससे पूछता कि आखिरकार तुमने मेरे माउथ के अंदर क्या डाला। लेकिन मरने से पहले वहाँ पे एडिसन उससे कहती है कानों के अंदर, जो कि हमें दिखाई नहीं जाती, जो कि ऑब्वियसली हमें काफ़ी आगे पता चलने को मिलेगी। अब वो उसे कुछ बातें बता रही होती हैं जो कि अपने रोनन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अपनी ग्रैंड मार्शल उससे क्या कहना चाहती हैं। और उन बातों को सुनकर क्या था कि ये टाइम नहीं है बकवास करने को। लेकिन वहाँ पे ग्रैंड मार्शल उससे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और वो वहाँ पे बेहोश मरने से पहले कहती है कि अगर मैं तुम्हारे से फिर से मिली तो मुझे ये बताना कि मैं हमेशा अपने टेलर के साथ ही चिपकी रहूँ, ना कि मैं इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर दूँ, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों से थक चुकी हूँ। और वहाँ पर वो सभी मारे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो जायंट्स जो आते हैं वो वहीं पे अपने पावर्स को यूज़ करके पूरे जगह को ही तबाह कर देते हैं। और तभी वो जो ब्लू पेयर जो कि अपने रोनन के अंदर जा चुका था वो एक्टिवेट होता है और उसकी आंखें खुलती हैं एक अलग ही जगह, और यहाँ पर उसकी बॉडी बचपन वाली होती है। मतलब कि वो अपने होम टाउन में अपने यंगर एज में लौट चुका होता है। उसका होम टाउन निम्बर्टन में होता है। और यहाँ पर रोनन खुद से पूछता है कि क्या मैं सच में
टाइम में पीछे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ऐसे ही उसके मन में सवाल आने लगते हैं, जिसके साथ वो पेड़ के नीचे जाकर बैठकर सोचने लगता कि डैम इट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे विश्वास नहीं था कि ग्रैंड मार्शल मुझे सच बता रही थी। और हमें बताया जाता है कि उस वक्त ग्रैंड मार्शल्स ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि जो तुमने स्वैलो किया है वो ऑर्ब ऑफ टाइम है। ये एक सीक्रेट है जिसे कि मैंने सेमेस्टर के दौरान पाया था और इसी की वजह से मैं ग्रैंड मार्शल की पोजीशन तक आ पाई हूँ। ये ऑर्ब तुम्हें 4 बार टाइम के पीछे जाने में अलाउ करता है, लेकिन मैंने इसको 3 बार ऑलरेडी यूज कर दिया है और इसकी चांसेस सिर्फ एक ही बचे हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें ये चांस देने वाली हूँ। तुम्हें अपने इस पावर्स को बढ़ाना होगा, इतना पावरफुल होना होगा कि तुम इन सारे जायंट्स को मार सको, तुम्हें इस दुनिया के एंड को रोक सकते हो। जिसके साथ वहां पर ये सारी चीजें होने लगती हैं और फाइनली वो उससे मरने से पहले कहती है कि अगर तुम यहाँ पे पावरफुल होना चाहते हो तो फिलियन एकेडमी में जाना। वहां पे बहुत सारे आउटस्टैंडिंग वॉरियर्स मौजूद हैं जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और लास्ट में वही उससे फेवर होता है कि मुझे हमेशा टेलर से ही स्टिक होने को कहना, ना कि मुझे फाइट करने को कहना। वहां पर वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसके साथ रोनन अपने प्रेजेंट टाइम में गुस्से में कहता कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है या फिर मैं सपने देख रहा हूँ। अगर सपने देख रहा हूँ तो मुझे कोई उठा दो। और वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पूरे गांव भर में ये आवाज़ जाने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पे रुकता है और वहाँ पर वो कहता है कि अगर ये सच की बात है तो यहाँ पर मुझे कुछ लगता है कि वो होगा ही। जिसके साथ वो जल्दी से दौड़कर भागने लगता है क्योंकि उसकी सिस्टर अभी भी इस लाइफ में जिंदा होगी। जिसके साथ वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो अपने गांव में दौड़ते हुए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। उसे पैर में उल्टा लटका कर वहां पर पीट रहे होते हैं। लेकिन अपना रोनन वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां पे जाती है कि वो बच्चा वहां पर किसी रस्सी से नहीं लटकाया हुआ था, उसे किसी ने मैजिक से लटकाया हुआ होता है। जिसको देखकर अपना रोनन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ऐसे गांव में ऐसा कौन सा टैलेंट पैदा हो गया जो कि इतने पावर को यूज कर सकता है कि एक बंदे को उल्टा लटका सकता है। और तभी उसे याद आता है कि इस जगह पर तो एक बंदा भी रहा करता था। जिसके साथ हमें उस बंदी को दिखाया जाता है। ये कोई बंदा नहीं होता है बल्कि एक लड़की होती है, बच्ची सी। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा कांप रही होती और वो कहती है कि मैं इसको ज्यादा देर तक उल्टा नहीं लटका सकती वरना ये गिरकर मारा भी जा सकता है। जिसके साथ वहां पर वो बंदे उसको कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसको पीट रहे होते हैं। जिसके साथ वहां पर वो लेडी फिर से कहती है कि क्या तुम जल्दी कर सकते हो, मैं ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। जिसके साथ वहां पर बंदा गुस्से में कहता कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो और उसको धमकाने लगता है। अब यहाँ पे उसे भी दुख हो रहा था क्योंकि उसने बस अपने मैजिक को दिखाया था, लेकिन इन बंदों ने उसका ऐसे गलत काम करवाना शुरू कर दिया होता है। और तभी वहां पे हमें दिखाया जाता कि वो इन सब चीजों को कर रहा था, उसे रोकने को कह रहा था, लेकिन तभी अपना रोनन आता है। वो उस लड़की को मारते हुए कहता कि चलो ये बहुत हुआ वरना तुम इस बच्चे को मार ही डालोगे। और उसके डिस्ट्रैक्शन के कारण वहां पे मैजिक डीएक्टिवेट हो जाती है और वो उल्टा लटका हुआ बंदा वहीं पर गिर जाता है। जिसको देखकर वो बुली गाय कहता कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उसे वापस से लटकाओ। जिसको देखकर वहां पर वो लड़की जिसका नाम एस्ले होता है वो कहती कि देखो मैं ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी रोनन बीच में आते हुए कहता है कि है एस्ली, चलो उस लूजर को भूलो, हमें बात करनी है। जिसको देखकर वहां पर वो बुली कहता कि आखिरकार तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। और वहां पर रोनन उसको इग्नोर करते हुए कहता है कि चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने टेलीकिनेसिस कहां से सीखी। तो एस्ले उसे बताती है कि मैंने बस एक किताब से सीखी जो कि एक मर्चेंट से मैंने खरीदी थी। अब यहाँ पे रोनन हैरान हो जाता है कि बस इसने एक चीप ओल्ड मैजिक बुक से ही इतनी अच्छी टेलीकिनेसिस को सीख लिया। और वो कहता कि अगर इसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, इसको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है जॉन के बैटल में। लेकिन तभी वो बुली गाय अपने शॉर्ट से यूज करके उस पर अटैक कर देता है और वो रोनन से कहा था कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और तभी वहां पर वो रोनन पे अटैक कर देता है। लेकिन अपना रोनन इस चीज़ से हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदे के पास ऐसे शॉट कैसे आ सकते हैं और इसकी टेक्निक वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, ये बहुत ही गंदी है। जिससे कि अपना रोनन बड़ी आराम से उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसको देखकर वो बुली गाय
हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदे ने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर लिया। अब यहाँ पे ऐसे ही बातें चल रही होती है और रोनन को यह एहसास होता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ की सारी टेक्निक, सारी मेमोरी अभी तक उसके पास है। उसकी प्रैक्टिस, उसकी बैटल, उसके हर एक चीज़, उसकी ट्रेनिंग, हर एक चीज़ अभी उसके बॉडी के पास है, बट उसकी बॉडी अभी उतनी कंपैटिबल नहीं है कि वो उन सबको अडेप्ट कर सकती है। जिसके साथ वो बुली गाय सोचता है कि ये लकी था, इसलिए वो फिर से अपने रोनन पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर रोनन कहता है कि तुम क्या ही कर पाओगे, लेकिन अपना वो बुली गाय अपने रोनन की बहन के बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिससे कि अपने रोनन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करके उसके कानों को ही काट देता है और उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये देखकर तो वहाँ पे बाकी के जो बुली गाय थे वो पूरी तरह से डरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने रोनन ने सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से उसके कान को काट दिया होता और वो गुस्से में उससे कहता कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसे करने की। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं और रोनन उन सभी बंदों को कहता कि क्या तुम्हें अभी भी यहीं खड़ा रहना है, अगर यहाँ पे खड़ा रहोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। और वो उस बुली गाय को किक मारते हुए कहता कि इसे यहाँ से ले जाओ, वरना ज़्यादा रुको तो यहाँ पर तुम्हारी हालत भी बहुत ज़्यादा बदतर होने वाली है। जिसके साथ वो उन सबको वहाँ से भेज देता है, जिसके साथ वहाँ पर हमें फाइनली सीन चेंज कर उसी बंदे को दिखाया जाता है जो उल्टा लटका हुआ था, जो कि अपने पैसे वापस पा लेता है। और वहाँ पर रोनन का थैंक यू कहता है कि तुमने मेरे पैसे वापस लौटा दिए। जिसके साथ उनकी नज़र अपने एस्ले पे जाती है, जो कि एस्ले उसी बंदे से माफ़ी मांगने आती है कि देखो मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही थी, उस बंदे ने मुझे कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था इसलिए। लेकिन वो बंदा भी उसको बड़ी आसानी से माफ़ कर देता है कि देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, और वो वहाँ से अपने पैसे लेकर चला जाता है। जिसको देखकर अपना रोनन उससे कहता कि चलो कोई तो आशा है कि ये बंदी अच्छी है। जिसके साथ रोनन उससे कहता है कि देखो मुझे कुछ तुमसे ज़रूरी बात करना है। तो वो लड़की भी कहती ठीक है, लेकिन वहाँ पर रोनन जाते हुए कहता कि मैं तुम्हें यहाँ फिर से 3 दिनों बाद मिलूंगा। जिसको देखकर वहाँ पर उससे पूछने लगती कि 3 दिनों बाद ऐसा क्या है, लेकिन रोनन वहाँ पे चला जाता है कि चलो 3 दिन बाद मिलना, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलने वाला, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमें फाइनली अपने रोनन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फ्लावर्स लेके अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आया होता है। और वो वहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अपनी बड़ी बहन के सामने फ्लावर्स को लेकर कैसे जाऊँ, और काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी बिग सिस बाहर निकलती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वहाँ पे अपना रोनन जब पीछे मुड़कर अपनी बहन को देखता है तो उसे सारे वो लम्हे याद आ जाते हैं कि कैसे उसने अपनी बहन तक को खो दिया था, उसकी ख्वाहिश तक उसने पूरी नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे फाइनली वो अपनी बहन को फिर से देख पा रहा होता है और इसको देखने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जिसके साथ उनके अंदर फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी सिस उसके लिए खाना बनाकर लाई हुई होती है। अब यहाँ पे हमें रोनन के ओल्डर सिस्टर का नाम बताया जाता है, जो होता है एरियल। और वो अपने रोनन के गुलाब लाने से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरे लिए फ्लावर्स लाया है। जिसके साथ वो अपने डिनर को करता है और वहाँ पर बात होने लगती है। अब यहाँ पर रोनन अपनी फैमिली डिनर्स करना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने एरियल से पूछता है कि वैसे तुम्हारी एज कितनी है, तुम कितने की हो। जिसको सुनकर वो कहती कि मैं 22 की हूँ, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है, आखिरकार तुम ऐसी चीज़ों को कैसे भूल सकते हो। और वो उससे पूछने लगती क्या तुम बुखार हो, क्या तुम्हारा हेडेक है। यहाँ पे रोनन मन में सोचने लगता है कि मेरी सिस्टर 22 साल की है, और जब बैटल हुआ था तो उस वक्त मेरी सिस्टर 32 साल की थी। मतलब अभी से लेके उस जान के अटैक्स तक मेरे पास 10 साल का टाइम है, और मुझे 10 साल में अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर उन सबका फैमिली ड्रामा था और अपनी एरियल अपने रोनन की केयर करने लगती, कहीं अपने रोनन को कोई बुखार उखार तो नहीं है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे अपना रोनन उससे कहता है कि एरियल मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे एकेडमी में एंटर करना है। जिसको जानकर अपनी एरियल काफ़ी खुश हो जाती है और कहती सीरियसली क्या तुम सच में अपने बातों से मुकर रहे हो कि तुमने पहले बोला कि तुम एकेडमी नहीं जाना चाहते हो। तो वहाँ पे रोनन कहता है कि हाँ मैं अब जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर वो पैसे निकालने लगती है और उसके सामने रखते हुए कहती कि देखो मैं सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ। और वहाँ पे उसने कई सारे पैसे जमा किए हुए होते हैं, जिसको देखकर रोनन कहता है कि आखिरकार तुमने इतने पैसे कैसे जमा कर लिए। और वो कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुमने काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा कर लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट
इतना पैसा काफ़ी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर अपने एरियल उससे पूछते कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं जिस एकेडमी में एडमिशन लेने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है। जिसको सुनकर एरियल उससे पूछती है कि आखिरकार कौन से एकेडमी में तुम जाने वाले हो। तो वहाँ पे अपना रोनन कहता है कि वो फेलियन इंपीरियल एकेडमी है। जिसको सुनकर अपने एरियल के भी होशो हवास उड़ जाते कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एकेडमी कुछ ज़्यादा ही महंगी है। जिसके साथ हमें फेलियन इंपीरियल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये एम्पायर का बेस्ट लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से एक है और ये पूरे कॉन्टिनेंट के बेस्ट टीचर्स को यहाँ पर लाकर पढ़ाता है। यहाँ पे इंपीरियल फैमिलीज तक पढ़ा करते हैं, इसलिए वो इसको फंड किया करते हैं। यहाँ पे टॉप क्वालिटी एजुकेशन ये सभी मिला करते हैं। यहाँ तक कि टॉप क्लास पीपल्स भी यहीं से निकले होते हैं, जैसे ग्रैंड मार्शल एडिसन्स को ले लो। और वहाँ पर शॉक फिल्म द स्वॉर्ड मास्टर भी यहीं से आया होता है। और यहाँ पर रोनन मन में कहता है कि फेलियन एकेडमी से बहुत सारे टैलेंटेड बंदे निकले, मैं इसलिए समझा कि आखिरकार वो मुझे इस जगह क्यों भेजना चाहते हैं। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर अपने रोनन को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के बीच से अपने इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो रास्ते में एशले से भी मिलता है, जो कि उसका इंतजार कर रही होती हैं। अब यहाँ पे उनमें बातें होने लगती है और कहता है कि देखो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, चलो मुझे टेस्ट भी तुम्हारा लेना है। जिसको सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार किस तरह का टेस्ट। तो वहाँ पे वो सीरियस होते हुए कहता है कि देखो ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस मुझे हवा में उड़ाना है, जितना हो सके उतना ऊपर ले जाना है। जिसको सुनकर एशले हैरान हो जाती कि आखिरकार तुम मुझसे ये क्या करवा रहे हो, आखिरकार तुम मुझे इतना ऊपर क्यों ले जाना चाहते हो, क्योंकि यार ये खतरनाक भी है। तो ये सुनकर रोनन उसे समझाता कि देखो इसमें कोई भी डेंजरस चीज़ नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जिसको सुनकर एशले को भी वैसा करना पड़ता है और वो अपने इनविजिबल हैंड को यूज़ करके पहले रोनन को पकड़ती है और फिर उसको हवा में उड़ाने लगनी शुरू कर देती हैं। अब ये देखकर रोनन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि एशले की अभी जो टेलीकिनेसिस पावर्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल में वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो जान से फाइट करने में मदद कर सके। लेकिन वो खुश होता है कि चलो उसके पास एक कंपेनियन आ चुकी है जो कि उसको बैटल में मदद कर सकता है। जिसके साथ वहाँ पर खुश होने लगता है और तभी वो उससे कहता है कि चलो जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक होल्ड आउट नहीं कर सकती। जिसके साथ वहाँ पर रोनन कहता है कि चलो ठीक है लेकिन थोड़ा देर रुको, और वो अपने शॉर्ट्स को निकाल के उसके ऑरा को ही काट देता है। मतलब जिस पावर्स को यूज़ करके उसने अपने माना से यूज़ करके अपने रोनन को पकड़ी हुई थी, उसी माना को रोनन कट कर दे। जिसको जानकर एशले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या माना को कट भी किया जा सकता है। जिसको सुनकर रोनन उसका जवाब देते हुए कहता है कि देखो ये बड़ी डील नहीं है, ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो कि मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। और वह समझाते हुए कहता कि चलो इन सब बातों पर ध्यान मत दो, हमें और भी आगे चीज़ें करनी है। जिसके साथ वो कहता है कि तुम टेस्ट में पास हो चुकी है, चलो आगे बढ़ो, हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना है। और वो आगे जाने लगते हैं और यहाँ पर वो उससे कहती कि चलो एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा द टेल ऑफ रोनन का फर्स्ट चैप्टर होने वाला और ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ें होने वाली। जहाँ पर रास्ते में रोनन उसे फेलियन एकेडमी के भी बारे में बताता है कि हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। जिसको जानकर वहाँ पर एशले उससे बोलती है कि मैंने गलत तो नहीं सुना रोनन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग फेलियन एकेडमी में जाएंगे और वहाँ के लोग हमें सिलेक्ट कर लेंगे, क्या तुम सच में मुझे भी अपने साथ ले जा रहे हो? तो वहाँ पर रोनन उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही हो, चलो आगे बढ़ता जाओ और यहाँ पे ज़्यादा मत पूछो। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर अपनी एशले भी सोच में पड़ जाती कि क्या वो जा पाएगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी, जिसको देखकर एशले से वो रोनन कहता है कि देखो क्या तुम हमेशा ऐसे ही डर कर जीना चाहती हो या फिर अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहती हो। अब यहाँ पे एशले सोचने लगती है कि उसने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं, इसलिए वो भी यहाँ पे मान जाती कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। जिसके साथ वो अपने सफ़र को ऐसे ही शुरू करने लगती है। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में अपना रोनन उसे काफ़ी ज़्यादा डला रहा था कि देखो तुम्हें चैलेंजेस भी करने हैं और अभी कुछ और भी जहाँ पे अपना रोनन उसे अपनी बातों में ही फंसा लेता है। जिसके साथ अपना रोनन उस एशले को एक जगह ले जाता है, जिसको देखकर एशले की फट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर उसका फर्स्ट चैलेंज होने वाला था और फर्स्ट चैलेंज में उसके सामने लूना गॉब्लिन मौजूद होते हैं। और वो लूना गॉब्लिन एक दो नहीं बल्कि उसके पूरे ग्रुप मौजूद थे और वहाँ पर वो एशले से कहती
कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक होगा, लेकिन यहाँ पर उससे वो कहता है कि चलो हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं। और यहाँ पे एशली का फर्स्ट टेस्ट होने वाला है और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होने वाला है। आप लोग बताना कैसा लगा। फर्स्ट पार्ट थी इसलिए उतनी ज़्यादा कवर नहीं की मैंने, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाली है और इसमें आपको एशले को एकेडमी में जाते हुए देखेंगे और उसको देखेंगे कि वो गैब्लिन्स को क्या साथ करते हैं और बाकी के एडवेंचर्स भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।